कोटा से भी और दीगर के तमाम इलाकों से भी, कलर सेदा से बाहर के इलाकों से भी लोग उनसे ज़ेवर तालीम से मुस्तफ़ीद हुए, उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया। हमारी ये बड़ी खुश नसीबी और खुशकिस्मती है कि पाक वतन टीवी हमेशा ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराता है। हेडमास्टर चौधरी गुलफराज साहब एक इंडस्ट्री थे, अपनी ज़ात में एक अंजमन थे और उनके फर्जंद अर्जमंद चौधरी महमूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरे की आंख से जिन्हें इस वक्त आप दुनिया भर में देख रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं जी खुश आमदीद और साथ ही कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो साहब कैसा लगता है उस वक्त जब आप इलाके में वापस होते हैं कलर सैदा में और इससे सराउंडिंग एरिया में, तो वालिद ग्रामी चौधरी गुलफराज साहब आपके तो हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर दुनिया में चलने का फन सिखाने वाले थे और आज इस देश में भी यूके देश में भी 5000 मील दूर 7 समंदर दूर भी उनकी मोहब्बतों को अब मुख्तलिफ महफिलों में वसूल करते हैं जब उनके दोस्त अहबाब शागिर्द आपको मिलते हैं। लेकिन एक उस्ताद की हैसियत से वो कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं कि उनकी जिंदगी जब मैंने जो कुछ देखा वो एक मशअले राह थे और तालीम की जब मैं उसकी मतलब बात करूं तो उन्होंने अपना तन मन सब कुछ एजुकेशन पे लगा। जब इससे पहले मेरे दादा थे, वो पार्टीशन से पहले एक समाली स्कूल में हेडमास्टर थे प्राइमरी में और एक किलोए स्कूल में। तालीम वहाँ से आ रही है हमारी। तो जब मेरे वालिद साहब को मेरे दादा ने बीए कराया तो बजाय और कहीं और जाने की उनके जहन में एक ही चाहिए कि मैं अपने इलाके में तालीम को और इस मिशन को लेकर वो सारी ज़िंदगी इस पर चलते रहे। इतनी मिसालें उनकी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उनका एक ही एम होता कि मैं अपने इलाके में तालीम को कैसे करूँ। उस वक्त 2 स्कूल थे, एक खालसा स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल। तो उन्होंने इसमें सबसे पहले बीएड किया तो कौंतरीडे चले गए जहाँ मेरी पैदाइश हुई। फिर उसके बाद कुछ अर्से के लिए वो टेक्सला चले गए, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कराई और वहाँ से ट्रांसफ़र कराने पर कलर में उनका हमेशा कह रहे थे मेरा कंपटीशन रहता खालसा स्कूल क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था, वो मुसलमान लड़कों को लेता भी नहीं था। तो उसमें आज से मैंने बच्चों के साथ वो मैंने की और उनकी सबसे बड़ी याद थी कि दयानतदारी, मेहनत और खलूस से बच्चों को तालीम देना, तो सबसे बड़ी बात। उन्होंने वो अपनी सारी उम्र इसी में गुजारी। और मैं अपने कुछ वाक़यात बताता हूँ आपको कि अब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे मामू कर्नल थे उस वक्त एकेडमी में, मैं वहाँ गया। मैं वहाँ से वापस आया तो वो बैठे हुए घर में, तो मैंने कहा अबू जी आप आर्मी में क्यों नहीं गए? तो मुस्कराए, कहने पुत्र मामे को तकिए हैं तो ये मैं सारे कर्नल ब्रिगेडियर जनरल में बनाना और अपने इलाके में इतने लोग जो बड़े बड़े जनरल बड़े वो सब उनसे पढ़ के गए थे। और इसी तरह उनने तालीम से के मामले में कभी किसी से रियायत नहीं बरती। उनके शागिर्द जो हैं, मैं उनका एक हैं बशीर अली थे, वो मोड़ा बेबल के पास था, एक वहाँ के थे। तो वो दाखिला लेने आए, तो वो जो स्कूल से आए थे तो वो कहने बुलाया, उनके भाई बरकत थे, वो कबड्डी बहुत बड़ी खेलते थे। तो उनको दफ्तर में बुलाया तो कहने चौधरी साहब मैं इसके लाया हूँ, उसी आप पढ़ाएँ। कहने यार ये नहीं पढ़ेगा, ये कोडियाल का भाई है। वो कहने का नहीं जैसे ही होगा। तो फिर मैं दूसरे कमरे में था, छोटा सा कमरा था, हम दफ्तर के साथ बैठे हुए थे। तो शिरडी को उन्होंने दफ्तर में बुलाया, मैंने ज़रा पगड़ी उतार, पगड़ी उतारी, कहने कि ये जुल्फ़ें नहीं मुझे चाहिए, मुझे पढ़ाइए चाहिए। मैंने सुना है तुम बड़े कोडियाल हो, लेकिन कोडियाल भी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए। पढ़ोगे? कहा जी पढ़ो। माशाल्लाह तो वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद चला गया वो यहाँ अपने फॉरेन ऑफिस लंदन में भी रहा है, अभी वो पाकिस्तान में। लेकिन जब कभी वो कहता है मैं गुजरता हूँ वहाँ से, तो मुझे वो हाल याद आता है। तो मैं चाहता हूँ मैं स्कूल में ना जाता तो स्टेज पर इस तरह बाकी भी इतने लोग जहाँ मैं गया हूँ उनका कोई ना कोई शागिर्द निकला है जिसने मुझसे बड़ा होते भी मुझे खुशी से बड़ी चाह से मिला। और एक शादी में गया और एक दोस्त थे, तो उन्होंने एक तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, वो
वही कौम तरक्की भी करती है जिसमें एजुकेशन हो, लोग पढ़े लिखे हों और वो ज़िंदगी के ऊंच नीच को समझ सकें। तो इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी इसी काम में गुजारी। ठीक, तालीम का ये सिलसिला वो चिराग से चिराग जलाते रहे, दिए से दिया जलाते रहे और फिर अब तक वो मुंतकिल हुआ, दीगर लोगों तक भी मुंतकिल हुआ और उसके बाद फिर एक तालीम ही देने के लिए एक इदारा आप भाइयों ने मिलकर वजूद में लेके आए। इसके पीछे भी क्या यही मकसद था? मकसद यह था, जब मैं इंग्लैंड आ गया, दूसरे भाई इंग्लैंड आ गए, 2 भाई एयरफोर्स में चले गए, एक ने यहाँ आके इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री ली, उन्होंने अपना बिजनेस। तो हमारे जहन में ये था कि हम अपने इलाके के लिए क्या करें, क्योंकि हमने वहाँ से निकल आए थे, किस्म ने हिजरत कर ली थी। हमारे जहन में यही था कि हम अपने के लिए क्या करें और अहम यही था कि जो हमारे बाप का मिशन था, हमारे दादा का मिशन था, हम उसको आगे चलाएं। फिर जहन में ये कि जो स्कूल खोलें, स्कूल के लिए सोचते रहे क्या करें, कैसे हो, कोठियाँ देखी, मकान देखे, लेकिन कोई जहन में जज नहीं था, वो स्कूल नहीं बन सकता। हमारे जहन में था कि स्कूल हो तो प्रॉपर स्कूल हो। फिर हमने अपने छोटे भाई जो एयर कमांडर जहांगीर अख्तर हैं, वो एयरफोर्स से रिटायर हुए, हमने बैठ के डिस्कशन की। मैंने कहा आप ये बेड़ा उठाएं, हम सब कैसे शुरू करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी थी कि उन्होंने जगह भी देख ली, स्कूल भी शुरू कर दिया। ये 2002 में शुरू किया हमने। तो हमारा एम ही यही था कि अपने इलाके में एक ऐसी दरसगाह हो जहाँ से बच्चे पढ़ के अपने साथ कुछ ले के निकले, खाली एजुकेशन ना निकले, वो ऐसी चीज़ ले के निकले कि जिससे उनकी ज़िंदगी में उन्हें कामयाबी आ सके। और ये मेरे भाई, फिर हमने वो जगह स्कूल शुरू की जी। पहले तो मैट्रिक का था, फिर उसके बाद कॉलेज बना दिया, कॉलेज भी साइंस कॉलेज। उसमें ये था कि बच्चे जो हैं एटलीस्ट किसी बेहतर साइड पे निकल जाएं। माशाल्लाह अब तक 19 साल हो गए हैं जो बच्चे भी तालीम हासिल करके जा रहे हैं। और पिछले दिनों मैट्रिक का रिजल्ट का वो भी माशाल्लाह अपने इलाके में तहसील में बहुत टॉप क्लास था। और मेरी बताई रहा था कि कम से कम इस अरसे में 26 ऐसे लड़के लड़की हैं जो मेडिकल और फार्मेसी की साइड पे चले गए, कुछ कंप्यूटर भी साइड डिग्री ले गए। और ये बच्चे सारे एक अच्छे इंसान बनेंगे, उनको पता होगा कि इखलाक, अंसियत और मेहनत क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे भाई ने ये मेहनत की है तो उसको इस मुकाम पे खड़ा किया है। ठीक है, आप ने ये बात बयान किया कि दिए से दिया, चिराग से चिराग जलाने की पॉलिसी ही की तहत हम भाइयों ने फैसला किया। फिर हेड मास्टर चौधरी गुलफराज साहब की याद में एक स्कूल, शाहीन पब्लिक स्कूल वहाँ पर मौजूद है, जिसका रिजल्ट वाकई कलर सेदा के लोग जानते हैं कि कैसा है, म्यार कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। आप यूके में कब मूव हुए? मैं 18 जनवरी 1961 में यहाँ आया। पाकिस्तान में आप पढ़ाते रहे? मैं जब भी मैं इम्तहान दे रहा था FA का, तो मेरे वाले साहब कहते थे बेकार मत बैठो। उस वक्त अनट्रेंड टीचर लगा लिया था, तो मैं सबसे पहले मैं कुनवा स्कूल में कुछ अर्सा अनट्रेंड टीचर रहा, फिर मैं कलर में अनट्रेंड टीचर रहा। वो चाहते थे मैं टीचिंग लाइन पे जाऊँ, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। फिर गुजर खान में भी कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया, उसके बाद मेरा प्रोग्राम हो गया इंग्लैंड का, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 2 भाई हैं, अब मेरे 4 बच्चे हैं, सब की शादियाँ हुई हैं, सब पोतियाँ पोते। अब एक किस्म की मैं ज़िंदगी में हर चीज़ अल्लाह ने मुझे दी दी। और अब मेरे 2 बच्चे जो बिजनेस में हैं, एक कंप्यूटर में है और एक दूसरा फाइनेंस में है। अल्लाह का शुक्र है, सब हम पास ही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आज तक लोग यही कहते हैं कि स्कूल जो है ये पैसे बनाने की इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल। लेकिन एक आम आवाज़ यही, अल्लाह जानता है, मैं आपको बताऊँ कि आज 19 साल हो गए, हम फैमिली ने अपनी ज़ात के लिए उससे एक पैसा तक नहीं लिया। जो स्कूल का पैसा आता है, बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, फीसें, वजीफे, हर लिहाज से हमें वो वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि यही एक चीज़ है जहाँ अच्छी तालीम मिल रही हो, वो इन्वेस्ट की जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें इसमें वो चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। हेड मास्टर चौधरी गुलफराज साहब की ज़िंदगी की तरफ हम वापस चलते हैं। सख्त तबीयत के थे या? वो
बहुत लोग कहते थे बहुत सख्त पीए थे, बहुत सख्त पीए थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ों में यही थी कि एजुकेशन, वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे उस सिलसिले में। कोई भी आ जाए स्कूल, अब एक दफ़ा स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल आए तो दफ्तर में बैठे हुए थे, पड़ासी है बताने, तो कहना उन्हें कि मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद में आऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनमें एक जज्बा था, सच्चाई, और हर उस बंदे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे जो सच्चा होता, झूठ से उन्हें नहीं लगती थी, सबसे बड़ी बात। और हमको भी स्पेयर नहीं करते थे। मैं एक और वाक़या सुनाऊँ। कलर में जब स्कूल में थे तो एक दिन शाम को बैठे हुए हैं, एक थानेदार खान, पूरा नाम नहीं उन्हें, तो खान स्कूल में आए दोस्त भाइयों के साथ, शाम का टाइम था, बैठे हुए थे। वालेकुम सलाम, चौधरी साहब मैं यहाँ आया हूँ थाने में, तो असगर खान नाम था, मुझे याद आ गया। तो बैठे जी आए चौधरी, तो साहब आप मुझसे मिलने नहीं आए? असगर खान ने कहा, तो कहने लगे खान यार मैं ना किसी ने सिफारिश करानी, ना हम किसी की छड़ाना, बड़ी जिंदगी है। कहना चौधरी साहब मैंने कलर आने से पहले पता किया उन चंद लोगों में आप वो लोग हैं जो किसी का गलत काम नहीं करते, तो मैं खुद आपसे मिलने आया। ये उनकी एक चीज़ थी, वो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में वो अपने टाइम को नहीं देखते थे। रात को 10 बजे 11 बजे बोर्डिंग के चक्कर लगा रहे हैं, देखें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और इस सिलसिले में वो शाम को टेस्ट ले रहे हैं। एक उनका ये जुनून था पढ़ाने का, सच्ची बात है, कहाँ से आया मुझे नहीं पता है, लेकिन उनमें ये जहन में था। मुझे एक वाक़या और याद आ गया है, 1975 में मैं डॉक्टर नसीर होते थे, वहाँ से थाने की सुरक्षा जाता था, मैं वहाँ खड़ा था, उधर से आई क्यों बट उधर से आ गया, बट कहने भाई यार चंगा तू MP है, कॉलेज तक नहीं पढ़िया। तो वो कहने लगा चाचा अब उसके कणे खोदने शुरू कर दिए, कहने लगे अब मैं मर जाऊँ तो मुझे को पता है कॉलेज शुरू हो पड़ेगा। उनका एम यही था, उन्हें जान लड़ाई थी कॉलेज बनवाने के लिए। ये एजुकेशन बेसिकली उनके अंदर घुसी थी, मेरे दादा की तरफ थी या किस तरफ थी, उस पर उनके एक ही दिन था मैं मुसलमान बच्चों को पढ़ाऊँ। आप कुल कितने भाई हैं और भाइयों में आपका नंबर कितना आता है? भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ, 4 और हैं, एक मुझसे नीचे सलीम है, 2 भी यहाँ ही हैं, और उसके बाद जहांगीर हैं जो आजकल स्कूल चला रहे हैं। उसके बाद तादीम है, उसका अपना बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का रावलपिंडी में। सबसे छोटा जो है वो एयर कमोडोर रिटायर है और वो आजकल अमेरिका में होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम आज भी उसी तरह हैं जिस तरह बचपन में हुआ। ये वालिदैन की दुआओं का असर है या अल्लाह की रहम है। आपकी पैदाइश कोंत्रीला में हुई है वालिद साहब की ड्यूटी के दौरान, और आपकी जो पहचान है वो कलर सैदां का इलाका जसवाला है जो 2 तहसीलों में 2 थानों में तकसीम है जसवाला। लेकिन जसवाला आमद से पहले आपका खानदान किस जगह से था? मुझे पूरी तफसील तो नहीं पता, लेकिन मेरे एक भाई हैं, उस्ताद भाई हैं, वो नेवी से रिटायर हुए हैं, 95 नाउ। कभी जब उनसे बात करते हैं तो हम आए कहाँ से, वो कहने लगे जब मुझे याद पड़ता है ये ख़ानदान बम्बई से चला, बम्बई से चला और कश्मीर आके डेरे लाए, कश्मीर से चले फिर तो यहाँ पहुँचे, कोई एक चला गया गुफ की तरफ, एक यहाँ आ गए, एक चकराली चला गया, तो इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। जसवाले का अंदाजा है, तारीख में कोई ऐसा वाला मिलता है कि किस साल किस अरसे में मुंतकिल हुए जसवाले में? कोई नहीं, ये मतलब गालिबन क्या में पाकिस्तान से फिर बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का है। और बेसिकली मेरी पैदाइश 1938 है और नासारी थमाली और कुने है, प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। तो ये गदर से काफी पहले, पार्टीशन से काफी पहले। गदर और पार्टीशन का चौधरी साहब जब जिक्र चलता है
تو پھر کلر سیدہ میں وہ املاک کو جو غیر مسلمز کی تھی جو نقل مکانی کر کے ہندوستان کے اس حصے میں جا رہے تھے، بیچ میں یہاں لکیر سرحد کے نام کی کھینچی گئی اور وہ خون کی لکیر تھی، یعنی عزتوں کی مذہب کی لکیر تھی. اور اس دوران بہت سارے تلخ واقعات بھی آپ نے سنے اور آپ کے علم میں ہیں تاریخ کے حوالے سے. کلر سیدہ میں بھی بہت ساری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ادھر بھی ایسے ہی تھا، عزتیں بھی لوٹی جا رہی تھی، مال بھی، جان بھی، لوگوں کے قافلوں پر حملے بھی ہو رہے تھے، گاڑیوں ریل گاڑیوں کے اوپر بھی. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ کلر سیدہ جب خالی ہوا، غدر جسے کہا جا رہا ہے، تو جو غیر مسلمز کی جو سامان تھا سارے کا سارا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہ چودھری گلفراز صاحب ایڈماسٹر صاحب اس کے سربراہ مقرر کیے گئے تھے. اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ جب وہ لوگ آنا شروع ہوئے کلر میں سے، انہوں نے سب سامان نکلوایا، مجھے یاد نہیں کہاں یہ نے اکٹھا کیا، لیکن لوگوں گاؤں کے لوگوں سے کمبل جو کچھ بھی لوگ دے سکتے تھے انہوں نے دیا. یہ سارا انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، پھر لوگوں میں تقسیم کیا اور پراپر ہر بندے کو کوشش کی کہ کوئی بندہ خالی نہ جائے اور یہ سامان کہیں ضائع بھی نہ ہو. ان کی اور ایک بات میں بتاؤں، ہم سردیوں میں کلر آیا کرتے تھے، گرمی میں گاؤں چلے جایا کرتے تھے. اسپیشلی وہ کلر اس وجہ سے آتے تھے کہ میں 9th میٹرک کو پڑھانا ہے، شام کو بھی اور ویکینڈ پہ بھی. انہوں نے کلر میں ایک بلڈنگ لی جس میں ہم آ کے رہا کرتے تھے اور وہ انہوں نے کوشش کی کہ بلڈنگ اور ساری عمر ہم آتے رہے. اور تو انہوں نے زندگی تقریباً میری یاد میں چھوٹا سا تھا تو آتے تھے، مکان کا کرایہ لے کے ادھر سے پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت بھی شام کو یہ آ کے پڑھاتے تھے بچوں کو 9th اور 10th کو. وہ مکان انہوں نے لے لیا. وہ مکان سے آ کے جب یہ ریٹائر ہونے لگی تو کہیں یار چودھری صاحب آپ لے لیں. یہ میرا مکان نہیں، یہ اسکول کا مکان ہے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ انہوں نے کلر 1 انچ تک زمین نہیں خریدی. ان کا ایک ہی جواب تھا، جب میں کبھی کہتا ہوں نہیں کہ لیو کے لیے اتر نہیں، لوگ کہیں گے کہ چودھری گلفراز نے زمین ادھر ادھر سے کر کے لی ہے، اس لیے میں کلر میں کوئی چیز بنانا ہی نہیں چاہتا ہوں. اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم میں ان نے ڈال دیے ہیں، ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور جو سب آپ کی ذات کی طرف بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ سفر زیس پر کے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، زندگی کے ایکسپیرینسز جو ہیں، تجربات ہیں، اچھی یادیں، بری یادیں، تلخ یادیں یہ ہیں. پھر ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے بھی عملی زندگی میں قدم رکھا، والد صاحب کے چراغ کو پکڑا اور آگے چراغ سے چراغ روشن کرتے چلے گئے. UK دیش میں پھر آپ آگے، یہاں بھی آپ کے کوئی شاگرد بستے ہیں؟ یہاں میرے ساتھ شاگرد ہیں، میرے کم از کم ایٹ لیسٹ 3 تو میرے شاگرد نہیں ہیں، وہ دوست ہیں اپنے. ایک ملک جاوید ہے جسوالے کا، ایک ضیاء اسلام مکی اور ایک پرویز ہے لونی کا. یہ میرا رشتہ بھی ہے ان سے، لیکن اب ہم وہ ایک دوست بھی ہیں، فرینڈ ہیں، دوست ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی میرے شاگرد اتنے نہیں ہیں. لیکن جب میں کہیں جاتا ہوں یا کوئی محفل اکٹھی ہوتی ہے یا کچھ بندے ہوتے، جب نام چلتا ہے تو میرے والد صاحب کا نام ضرور اس میں آتا ہے، یار یہ چودھری صاحب نے بیٹا ہے، کیونکہ ان کا نام بولتے. میں کتنی جگہ گیا ہوں کہ مندر کے پاس کا بندہ تھا، وہ باتیں چلنے کے لگا یہ میرے باپ آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ صرف ایجوکیشن ہی تھی، ان کا ایک زندگی کا نظام تھا جو جہاں بھی جو کلر سے جاتا تھا وہ آگے اس کو چلا کے جاتا. اور ان کے واقعات تو میرے خیال میں حقوق ماسٹر رشید صاحب ہیں، انہوں نے چھوٹا لکھا تھا کہ وہ کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اسپیشلی جب کہیں امتحان لے رہے ہوں، جہاں بھی جاتے تھے، کوٹے کا ایک واقعہ وہ بتایا کرتے تھے. تو وہ ممتحن بن کے نقل تو یہ کرنے کسی کو دیتے ہی نہیں. تو کہہ رہے کہ میں ایک دن شام پھر رہا تھا تو ایک لڑکا ہے، سلام کیا، کہنا آپ اگلے سال تو نہیں یہاں آ رہے ہیں. اچھا کیوں؟ میں اگلے سال میں امتحان دے رہا ہوں. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا نہیں آؤں گا. دوسرے سال دوبارہ ان کو کوٹے میں لگانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ میں کوٹے نہیں جانا. چور صاحب کیا ہوا؟ میں نے ایک لڑکے سے وعدہ کیا میں اگلے سال ادھر نہیں آؤں گا، اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں. کچھ چیزیں زندگی میں ایک تو ان نے خود کی ہیں، اور ایک اور واقعہ ہے ان کا
बड़े बड़े लंबे बाल होते थे। क्लास के बाहर से गुजर रहे हैं तो एक लड़का कहने लगा कि यार हेडमास्टर तो बड़े बड़े लंबे बाल रखे हुए, तो असा याने छोटे कराओ। सुन ली उन्होंने। दूसरे दिन शाम को बुलाया। उसी दिन शाम को एक मास्टर होते थे करामत काली उनको बुलाया, बाल काट के। चौधरी साहब तो कल तो परसों बाल कटाए। कहने के नहीं, इनको छोटे कर। चौधरी साहब क्यों? उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ छोटे कर। आप छोटे करा चुके तो उसे बताया कि नहीं, ये एक लड़के ने मुझे किया है, वो लड़के ने मुझे रास्ते पे लगाया है। फिर दूसरे दिन सुबह पूरी स्कूल बैठा हुआ था सुबह सुबह, तो कहने लगे यार किस लड़के ने कहा था कि चौधरी गुलफराज ने अपने खुद तो बाहर रखे हमारे कटाते। कौन उठे? ने कहा यार उठो। और लड़का उठे तो उसकी टोपी उतार के कहने लगे अब ठीक है, तुमने मुझे इस रास्ते पर, मैं आपको कह रहा हूँ करो तो खुद ना करो। ये उनकी चंद बहुत बेनतहा मिसाल है। बहुत चौधरी साहब अपने बच्चों की तरह ही सारे स्टूडेंट्स को चाहते थे, उनके साथ बर्ताव था उनका। और बोर्डिंग हाउस की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन ज्यादा घर वालों को, अपनी औलाद को, आप बहन भाइयों को क्या नसीहत करते थे, क्या तलकीन करते थे, फोर्स किस चीज पर करते थे? उनकी एक ही बात थी, नहीं बोलना, ज्यादती नहीं करना, किसी के काम आना। ये एक अहम था उनकी जिंदगी का। अपने इलाके में, अपने गांव में और कहीं भी आप हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने आप को एक मिसाल बनाना है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने भाई भी मेरे इंशाल्लाह ऐसे ही है। मैं अपने में तल्लक करता हूँ। मैं अब एक ओल्ड डे सेंटर में काम करता हूँ, लेकिन वो पीपल मुझे चाहते हैं मैं कब सेंटर में आऊँ। तो मैं उनके साथ इतनी खुश अखलाकी से उन्हें खुश रखना, बातें करना, ये एक इंसान की ज़िंदगी का एक होता है। वो बंदा खुश भी रह सकता है जो दूसरों को खुश रखता है। तो ये एक अहम था और उसे हम इंशाल्लाह चला रहे हैं आगे। अब बाद दफ़ा सोचते हैं, बैठते हैं कि भाई जो है जहांगीर वो भी तकरीबन अब MPA की हो गए हैं, तो उसके लिए का टाइम भी मुकर्रर है। कोशिश करते हैं कि ये मिशन चलता रहे। कल्लर सईदा में एक तालीमी इदारों का जब नाम लेते हैं, तालीमी अमारात का नाम लेते हैं, इमारतों का लेते हैं, तो फिर बोर्डिंग हाउस का भी नाम आता है। इसकी कोई जुड़ी हुई यादें जो आपके जहन में हो? बोर्डिंग हाउस यकीन जाने के इतनी प्यारी जगह थी ना, 9वीं और 10वीं के लड़के वहाँ रहते थे। लेकिन उसके साथ भी हमारी यादें ऐसी हैं कि वो ऐसे एक गेट था, बाकी सारे कमरे थे साइड पे। हर किसी में 2 बच्चे, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 8। लेकिन उनका ये असूल था कि रात को खिड़की बार वाली बंद नहीं करनी, पढ़ना अपना बैठ के। और रात को 10 बजे आए, 11 बजे आए, लेकिन वो चक्कर लाती थी बाहर के साथ नौकर है, बत्ती उसने दी हुई है, आते चलते। एक नंबर वाक़या बताता हूँ। ये पिंडी गए तो बसें एक सुबह तक शाम थी, शाम को आती थी, तो बस लेट हो गई, नहीं आई। तो रात को आई 9 बजे, सर्दियों में 9 भी आधी रात हो जाती है। हम सारे खुश थी, आज नहीं आएंगे। हमने हलवा बनाना शुरू कर दिया। मौली साहब साथ जो बोर्डिंग के साथ थे वो भी अमल थे। किसी ने स्टोव खोला है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। 10 बजे के लब जनाब आन उसके बोर्डिंग के गेट से आके दाखिल होते हैं। पगडंड मच की सारी बोर्डिंग में। सबको बुलाया बाहर, मौलवी साहब को बुलाया, लड़कों को भी डांटे पड़ी, लेकिन मौलवी साहब को ज़्यादा पड़ी। कहा कि आपकी रखवाली है, बच्चों की रखवाली, आप इनको हलवे बनवा के खा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जिनमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और जो भी उस्ताद वहाँ पे यकीन जाने उस कलर स्कूल में, वो इतने अच्छे, इतने मोहतरम, इतने मेहनती, बच्चों के साथ इतना प्यार करते थे, पढ़ाते थे। चंद एक हमारे उस्ताद जिनमें मस्जिद खान साहब, हमारे फादर साहब, जबरवान साहब, और मेरे चीज़ें अब भी वो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे से मास्टर करामत साहब, ये इन्होंने हमें पढ़ाया है। और ये भी एक ज़िंदगी में एक मिसाली टीचर होती थी, मिसाली टीचर। कल्लर सईदा जब आप जाते हैं, पाकिस्तान जब आप जाते हैं, कोई से अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे 2 या 3 नाम जिन्हें मिले बगैर अगर आप वापस आ जाएं तो आपको मलाल होता हो? अब तो पहले तो काफ़ी थे, लेकिन अब
दो बंदे ऐसे हैं, एक तसव्वुर हुसैन शाह साहब और एक मकसूद करामत साहब। तसव्वुर साहब तो मेरे एक भाई हैं, खींग जाने। हम 5वीं में ये दाखिल होने के लिए आए तो मेरे पास टाट पे बैठे हुए मास्टर साहब फादर साहब टेस्ट दे रहे थे। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता हूँ, मैंने ठोकर पड़े वो गलत कर रहे हैं भाई। उस दिन से आज तक हमारा एक ऐसा रिश्ता रहा है जो मैं कहता हूँ ना कि वो उससे बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। वो जिस तरह हम 5 भाई हैं उस तरह आग काउंटी में 6, और एक्चुअली वो पूरा ख़ानदान ही हमारे साथ इतना अजीज रहा है, पूरा ख़ानदान। उनके बड़े भाई, उनके वालिद साहब भी शाह साहब, वो भी मुझे बहुत करीब थे। और स्पेशली शाह साहब तो मैं क्या कहते हैं, अब हम ऐसी स्टेज में बीमारियों भी साथ हैं हमारे, लेकिन स्टिल उनकी एक बात मुझे याद आती है, मेरे लिए बहुत अजीज है। और कहते हैं कि दोस्त भाई और ऐसे कुछ रिश्ते करीबी होते हैं जो रूह के अंदर उतर जाते हैं, जिस्म का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि जो जब वो खुश हों तो हमारी तबीयत खुश हो, जब वो दुखी हो तो हमारे यहाँ दुख का आंसर पहलू जो है वो शामिल हो जाता है। अब हम चलते हैं इस मौजू को थोड़ा सा तब्दील करते हुए। पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है, 70, 71, 72 साल का माशाल्लाह पाकिस्तान हो चुका है। इसके क़याम का दौर भी आपको याद है, आपका ख़ानदान, आपके वालिद मोहतरम उसके क़याम के दिनों का हिस्सेदार थे, वो माहमार थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसके अमलन हिस्सा लिया। आपका घराना उस क़याम पाकिस्तान की तहरीक वाले हिस्से में से गुजरता है। आज बने हुए उस मुल्क को जो आपके आबाओ अजदाद ने बनाया था, कुर्बानियाँ दी थी, और अमलन बाद में उसके वो उस्ताद के तौर पर भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को किस नज़र से आप देखते हैं? मैं आपको वेरी बिगनिंग जब पाकिस्तान बना तो हम लोग छोटे थे, बहुत खुश थे। हमारे घर में रेडियो होता था, तो रेडियो पे खबरें सुनाते थे, हम पास बैठ जाया करते थे। तो जिस दिन कायद आज़म रहमतुल्लाह की डेथ हुई, वो रेडियो पे नशर हुई, मेरे लिए बहुत गमगीन। मेरे नाना का घर कोई फरलांग दूर था, मुझे कहने लगे जाओ बाप के नाना को बताओ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह फौत हो गई। वो बहुत बड़ा शॉक था। उसके बाद हालात बदलते रहे। पाकिस्तान एक ऐसी नेमत है कि जिसे हमने संभाला नहीं है। जो भी हुकूमत में आया है, इसे सवाए लूटने के, रिश्वत के, बापरवी के, अपनों को यार ने इसे कुछ नहीं दिया गया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और अल्लाह इस शख्स को बंदे यकीन है कि ये मुल्क के लिए कुछ कर जाएगा, क्योंकि इसने जो शुरू किया है करप्शन को ख़त्म करना, ये सबसे बड़ी, और एजुकेशन, वही कहते हैं ना, एजुकेशन इंसान को प्रॉपर इंसान बनाती है। जंगे बदर में जब 70 आदमी कैदियों का है तो उस वक्त जजिया लिया जाता था या गुलाम बना लिया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो 10 बच्चियों को तालीम दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दें। सो तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही, इंसान गलतियाँ फिर भी करते हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एहसास होता है कि हमारी एजुकेशन है, हमने पढ़ा लिखा है, और उन्हें बहुत कम लोग होते हैं, कम वो लोग होते हैं कि जो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं या उम्मे पर की तरफ जाने की वजह। जैसे अब अमेरिका का उस कामयाब दौरा गया, ना मानने वाले तो अब कहते हैं नहीं मानो, लेकिन नज़र ये आता है कि ये एक फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, और उसके एजुकेशन के लिए मतलब यूके में मुकीम लाखों पाकिस्तानी और लाखों कश्मीरी अमेरिका के कामयाब जलसे, कामयाब दौरे को देखने के बाद मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बरतानिया का दौरा भी अब करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो करेगा, क्योंकि वो ऐसा आदमी है। वो अब देखें कि उसने
بہت سارے ملک آپ کو اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو رہی ہے. آج بھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ تو یہ بردمان سے بھی اس کی بات ہوئی ہے اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیڈر بھاگ کے انگلینڈ آ جاتے ہیں, جرم کیا ہے یہاں کے بیٹھ کے چپ کر کے, جیسے ہی ڈار صاحب بیٹھے ہوئے واپس نہیں جا رہے ہیں, ان کے بچے بیٹھے. وہ کوشش کر رہا ہے کسی طرح ان لوگوں کا بھی ایسا راستہ نکالیں کہ یہ واپس جا کے جواب دہ ہوں. حکومت بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے, عمران خان کا یہ بار بار مطالبہ ہے پاکستان میں تاجر برادری سے کہ وہ ٹیکس پے کریں, باقاعدہ طور پر ٹیکس کے دائرے میں آئیں. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اس ملک میں ہم جو بھی ٹیکس دیں, ہر بندہ ٹیکس, کام کرنے والا, بزنس کرنے والا, فیکٹری والا, جو ٹیکس کے بغیر ملک چل کی نہیں سکتا. ابھی میں کل نیوز پہ سن رہا تھا 52,000 دکانیں اسلام آباد, صرف 7,000 آدمی جو ہے ٹیکس فائلر تھے. اب سوچ لیں, ہم یہی کہتے ہیں آمدنی کوئی نہیں ہے, آمدنی کوئی نہیں ہے. آج میں ایک کلک مجھے بھیجا ہے کہ ایک تاجر ہے, اس نے کلک دیا ہے کہ ہم خود مہنگائی بڑھا رہے ہیں, خود مہنگائی کو بڑھا کر رہے ہیں اور بدنام حکومت کو کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ٹیکس دینے کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا ہے. اب کوئی دنیا ملک میں کوئی بھی چیز ہوگی جب تک کہ ٹیکس نہیں دیا جائے گا, پیسے نہیں آئیں گے تو کہاں سے قرضہ لینے کے تو کب تک چل سکتے ہیں. بالکل. بہت سارے پھول ہمیں اس گارڈن میں, آپ کے باغیچے میں, آپ کے اس بیک یارڈ میں نظر آ رہے ہیں, بیک گارڈن میں. ان سارے پھولوں کے لیے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جب میں یہاں آیا 1988 میں تو ہم ٹوٹل 2-3 پاکستانی تھے جی. تو آتے ہی میری ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں پھول لگاؤں, میں اور میری مسز جی یہاں نے پھول لگانے شروع کیے, بہت محنت کی. اور یہاں صرف ایک میرا گھر ہوتا تھا جہاں پھول ہوتے تھے. اب پچھلے چند سالوں سے ماشاءاللہ 4-5 گھر ہوئے, انہوں نے بھی گھر میں پھولوں کی بہار بنا دی ہے. جب میں یہاں اپنے ایریے میں داخل ہوتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں, آگے پیچھے دیکھتا ہوں کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں اور آپ فیل سو ہیپی. تو یہ مسی تو اب ٹھیک نہیں ہے. میں خود کوشش کرتا ہوں جتنا کر سکوں, جتنا بنا سکوں. اب جب دھوپ نکلی ہو تو میں جب سیڑھی پہ بیٹھتا ہوں نا جی, کافی کا کپ لے کے ہمارے گھر والے ہنستے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو ان کی خوشبو نہیں ہے. جی جی ان کی جو خوشبو ہے وہ میں جانتا ہوں. بالکل, بڑی خاص, وہ ایک آئیڈیل پوزیشن بن جاتی ہے کہ بالکل. میں آنیسٹلی میں دھوپ ہو, میں گھر میں ہوں, میں کوشش کرتا ہوں باغ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. مجھے جی خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو پاک وطن ٹی وی کے اس کیمرے کی مدد سے, سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر, نوجوانوں کو بالخصوص یوتھ ہمارا آنے والا کل ہے, کو کیا پیغام دینا میرا چاہیے؟ سب بچوں کو پہلے ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے, جو بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. میرے پوتے, ایک بیٹا فارمسٹ ہے, پوتی نے ڈگری لی تھی, اب اس کی بھی شادی ہے, ہو گئی ہے. دوسری 2 پوتیاں ہیں, انہوں نے بھی ڈگری لے لی ہے. میری 2 پوتیاں ہیں, ایک ابھی A لیول کر رہی ہے اور پوتا جو ہے وہ GCSE کر رہا ہے. ماشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انہیں اچھی سے اچھی تعلیم کے ساتھ اچھا انسان بننے کی بھی تعلیم دوں. اس کے بغیر تعلیم ہو جائے, اگر اچھا انسان نہ بنے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. حکومت پاکستان کے لیے آخر میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں, کے لیے کیا لازم ہے, کیا چیزیں ضروری ہیں کہ دوسروں سے یہ مختلف نظر آئے, اپنے ووٹرز کے اعتماد پر پورا اترے, مخالفین کے دلوں میں اچھے اثرات مرتب کرے, اور جو الزامات ہوتے ہیں ہر حکومت کے اوپر, جب وہ احتساب کا عمل شروع کرتی ہے, جب نیب کے ادارے حرکت میں آتے ہیں, قانون حرکت میں آتا ہے, پکڑ دکڑ پھر شروع ہوتی ہے, ایسا کیا کرنا چاہیے حکومت وقت کو؟ کہ حکومت وقت کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ وہ قانون کو بغیر کسی کیل و حجت کی وہ نافذ کرے اور عنایت دانداری سے. حساب ہو رہا ہے تو سب کا حساب ہو. یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کا حساب ہو رہا ہے, پیپل پارٹی کا حساب ہے, PTI کا نہیں ہو. جو بھی شخص جس جرم میں ثابت ہو اسے عدالت کے ذریعے سزا ملے گی. پھر یہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی کہ یہ غلط کر رہا ہے. جب یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی, ملک میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی,
क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो मैशत कैसे ठीक होगी, हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक हो। जब ये टैक्स देंगे हालात खुद ठीक हो जाएंगे, और फिर हर बंदा, वो अपोजिशन तो होती ही होती है हर जगह, लेकिन वो बंदा वही आगे आएगा जो अपने दिल से सच्चाई से मुल्क के लिए कुछ करेगा। राइट, बंदा वही आगे आएगा, बेहतर तौर पर खड़ा रहेगा और डिलीवर करेगा जो सच्चाई के साथ। आपका तल्लुक चूँकि शोबा तालीम से भी है और रहा भी है, अब भी है, इल्म का वो चिराग कहते हैं कभी वो बुझता नहीं है। एक अच्छे टीचर की हैसियत से जो आपकी फीलिंग्स थी कि शागिर्द आपके पास मुख्तलिफ रंग के, नस्ल के, मिलत के, मज़हब के, मुख्तलिफ अक़वाम के बच्चे आपके शागिर्द रहे हैं, पूरी इस 70-72 साला मुल्की सियासत के दौर में किस शख्सियत को बहैसियत हुक्मरान आप अपना आइडियल करार देते हैं? एक्चुअली इस वक्त मेरा आइडियल सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि देखें कि किसी ने भी, एक वो हमारे कलर में एक बहुत बड़ी तारीखी इमारत है, उसको किसी ने ठीक नहीं कराया, वो स्कूल रहा है, कोई परवाह नहीं किसी ने की। मुझे यकीन है कि जो मेरे वालिद होते तो उस तालीमी तरीका को बहुत बड़ी चीज़ बनाते, लेकिन ये अगर इमरान खान ये कोशिश कर रहा है, जैसे तो कहा था जी मैंने इसको लाइब्रेरी बना देना है या टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना देना है, अल्लाह उसे हिम्मत दे। और यही बंदा मेरे नज़र में, यही बंदा कुछ काम कर सकता है अगर इसे हटा ना दिया गया किसी तरीके से। तो ठीक हो गया जी। और अपने तसव्वुर शाह साहब का भी जिक्र किया, बड़े दिल की ज़बान से भी उसका उनका जिक्र किया, मास्टर करामत साहब का भी जिक्र किया। आपके ये दोनों दोस्त अब इन दिनों बीमार हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, दोनों ही शोबा तालीम से हैं, दोनों ही ने अपने अपने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट तौर पर भी चिराग से चिराग जलाने का अमल जारी रखा। नेशनल मॉडल स्कूल कलर सेदा का एक बहुत मोतबर काबिल एहतराम इदारा है। इसी तरह मिलत इस्लामिया भी इंतहाई रिस्पेक्टेबल इदारा है, जहाँ पर वो शुरू में आपने कहा कि ट्यूशन वाली जो आम तौर पर एक लानत समझी जाती है, कहीं भी जाती है, मैं इन इदारों के तालिब इल्मों को, बच्चों को, बच्चियों को ट्यूशन की बाद अज़ां ज़रूरत नहीं रहती। और इसके अलावा इन्होंने तालीम बराए खिदमत का जो निज़ाम है वो भी है, चाहे वो शाहीन पब्लिक स्कूल मॉडल कॉलेज हो, चाहे वो नेशनल मॉडल हो, चाहे मिलत इस्लामिया भी हो। दोनों इन दोस्तों के लिए दुआया कलमात हम आपसे आखिर में लेना चाहेंगे, ख़ास तौर पर तसव्वुर शाह साहब के लिए भी, करामत साहब के लिए भी, और करामत साहब की लिखी हुई उन किताबों के क्या कहते हैं ज़ारे तशक्कर के तौर पर भी, जो उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए एक सरमाया छोड़ दिया है। बात है कि दोनों हस्तियाँ ऐसी हैं, मैंने कितनी तारीफ को कम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तसव्वुर साहब को, मास्टर करामत को सेहतमंद रखे। जाना तो सब ने एक दिन है, और स्पेशली मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें शुरू की हैं, अब मास्टर करामत साहब हैं, उनका बच्चा है, वो इंशाअल्लाह उस मिल्लत इस्लामिया को संभाल लेगा, चलाएगा, और उनका नाम चलता रहेगा। इसी तरह शाह साहब भी एक ऐसी जगह है जहाँ उनकी कुछ न कुछ करीबी